बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और बिलाखिर जो तजब्जुब था कि क्या PAGD के मेंबरान पार्टियां या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और CPIM के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी क्या दिल्ली में जो होने वाली वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस है, कुल जमाती मीटिंग है, क्या उसमें ये रीजनल पार्टीज़ जाएंगे? बिलाखिर इस हवाले से आज PAGD फॉर गुफ्कार अलायंस जो आज उनकी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ मामलात पर तबादुला ख्याल करने के बाद ये फ़ैसला लिया गया है कि अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी नई दिल्ली रवाना होंगे और 24 तारीख को वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाक़ात भी होंगे। इस हवाले से अलग अलग राय आई है अलग अलग पार्टियों के, और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, जो PAGD के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस मौके पर कहा कि अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, यानी वो नई दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे और उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग में जम्मू कश्मीर के अवाम की एस्पिरेशंस या उमंगे उनकी वकालत करेंगे और उस हवाले से जो PAGD का एजेंडा है उस पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क के दाखिला वज़ीर को कायल और माइल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी क्या कहा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। जैसे आपने सुना कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ है। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना और उन्होंने कहा कि जो कुछ मीटिंग में हो जाएगा, जो कुछ उनका मौक़िफ़ रहेगा, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर क्या कहा और वज़ीर-ए-आज़म से क्या सुना, उसका वो आवाम के सामने खुलासा भी करेंगे। ये थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। लेकिन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि फ़िल वक्त तक उन्हें ये कोई इत्तला नहीं है कि मीटिंग में एजेंडा क्या होगा, किस बात को लेकर वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें बुलाया है और किस चीज़ को लेकर बात करनी होगी। लेकिन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का मानना है कि अब जब वो मीटिंग में जाएंगे तब तक उन्हें कोई एजेंडा पता नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जो उमंगें हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनकी वकालत लेकर उनका वकालतनामा वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश करेंगे। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर ये अनसर्टेनिटी है, इस हवाले से वो वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगे। ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का मानना है। मज़ीद क्या कहा उन्होंने, आइए आप भी खुद सुनिए। जिन्होंने मीटिंग बुलाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का उसको हम दोहराएंगे उस बड़े ऐवान में, बड़ी लीडरशिप के सामने। वो हमें मौका मिला है, हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। हम एक मिनट प्लीज 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 नॉट वन वे, प्लीज लिसन टू अस। हमें वहां जाना है अपने आवाम की वकालतनामा लेकर। हम वकालत कर लेंगे उस अदालत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरफ से। वो वकालतनामा मिला है, आईन के अंदर जो हमें गारंटीज मिली हैं पहले से ही हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से
जहां तक कैदियों का सवाल है, जैसा कि अभी आपने कहा इंजीनियर रशीद साहब हैं, क्या और भी लीडर है? अभी शबीर साहब बेचारा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, और कई हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ जेलों में हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पार्लियामेंट मेंबर मसूदी साहब, इन्होंने भी वकालत की है पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज हमें एक और मौका मिला है। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज़ है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होगी। चले, तारिक आमी ने यही कहा कि उन्होंने चांद तारे तो नहीं मांगे, जो कुछ वो मांग रहे हैं या जो कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के पास था वो उसी की डिमांड करेंगे, यानी रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। ये मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी का ख्याल है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो पब्लिक का या जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा लेकर उनके पास जाएंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती भी इस मीटिंग में आज शामिल थी। बहुत कयास आराइयाँ की जा रही थी कि शायद महबूबा मुफ्ती इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बन सकती है, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती सामने आई तो इब्तिदाहन ही उन्होंने यही कहा कि वो चाहते थे कि वो PAGD की जानिब से सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दिल्ली रवाना करेंगे। लेकिन फिर जब ये मामला सामने आया कि जो इंडिविजुअल स्तर पर महबूबा मुफ्ती को भी ये दावतनामा मिला था, तो इस तरह से फिर उन्होंने भी तय किया और फैसला लिया गया कि वो भी अब जाएगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने साथ ही साथ ये कहा कि इस तरह की मीटिंगें जब होती हैं तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या एतमाद साजी के इक़दामात बहुत ज़रूरी होते हैं। और उनका ये वाशका बल्खाज में कहना था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग, चाहे सियासी या गैर सियासी कैदी हैं, जो मुल्क के दीगर जेलों में या दीगर रियासतों के जेलों में अभी मुकीद है, उनकी रिहाई होनी चाहिए थी, या जिनकी रिहाई नहीं हो पाती तो उन्हें कम से कम कश्मीर के जेलों के अंदर ही मुकीद रखा जाता, जो एक बड़ा CBM सामने आता। महबूबा मुफ्ती ने एक बात भी कही है, उन्होंने कहा कि टूरिज़्म, सयाहत और बाकी चीज़ें तो बाद में, पहले लोगों की एस्पिरेशंस और जिस दलदल में अभी जम्मू कश्मीर के लोग फंसे हुए हैं उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। यानी महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जो डायमेंशंस जम्मू कश्मीर मसले के हैं उस पर भी बातचीत होनी चाहिए, और इस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान को भी इसमें सामने आने की बात कही है और उनके साथ बातचीत करने का जोर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने न सिर्फ इतना कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के विजाविज जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ है, वक्त आ चुका है कि अब उस पर रिथिंक किया जाए, असर न सोचा जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हक दिया जाए जिसके वो मुस्तहिक हैं। इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने मजीद क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था। जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेजिनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इन्वाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं, जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है। मगर ये बातें बात की हैं। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते।
चले नाज़रीन, ये थी जम्मू कश्मीर की साबिका वज़ीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती, जिनका कहना था कि अगर बात हो जाए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही हो सकती है। जो कुछ दिया जा सकता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से ही दिया जा सकता है, और जो कुछ लिया गया है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से ही लिया गया है, महबूबा मुफ्ती का कहना था। लेकिन आज की इस मीटिंग में जो PAGD की हुई है, इसमें सभी मेंबरान शामिल थे और इन 3 मेंबरान पर ख़ासी नज़र थी कि इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी और उसके बाद जो उनके बयानात हैं वो किस कदर होंगे। ऐसा लग रहा है कि अभी तक भी जो है लोग अभी भी इस मकमसे में हैं, इस तज़ब्ज़ुब के शिकार है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। और आज जो मीटिंग है यहाँ से भी कुछ खास निकल कर नहीं आया है, लेकिन अलग अलग लीडरान की जानब से जो अलग अलग बयानात आए हैं तो उसमें एक फ़र्क ज़रूर नज़र आया है। सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। रूफ, जानना चाहेंगे आज जो मीटिंग हुई है उसमें फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब तय हुआ है कि वो दिल्ली जाएंगे, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि वो वकालतनामा आवाम का लेकर जाएंगे, और जो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर जो एस्पिरेशंस है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की, उसकी वकालत वो वज़ीर आज़म के सामने अदालत में करेंगे। और महबूबा मुफ्ती का मानना है कि जो कुछ मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही मिल सकता है। तो क्या ये मिलना, ये वकालतनामा या वहाँ पर जाना, ये सब कुछ स्टेक पे लगाना, क्या इससे मुराद सिर्फ स्टेट हुड ही हो सकता है या इससे फिर ज़्यादा भी हो सकता है? क्या कुछ अक्स किया आपने? देखिए हिलाल, आज जो PAGD का इजलास हुआ उसके बाद जो कुछ आपने खुद कहा कि बॉडी लैंग्वेज जब लीडर्स की देखी गई है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो स्टेट हुड के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि तारिगामी साहब का ये कहना है कि लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर लोगों की वकालत करना, और महबूबा मुफ्ती का पहले ही इजलास से पहले ही कुछ बातें उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए छोड़ी है कि आपको अगर सही मानूं में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना है तो यहाँ के बहुत सारे मामला थे, यानी कैदियों के हवाले से भी उन्होंने बात की, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है या उससे बाकी जो कैदी है उनको रिहा किया जाना चाहिए या बाहर के जेलों से यहाँ लाना चाहिए। एक तो ये, दूसरा कि अब बात जो होनी चाहिए वो टेबल पे आके बात होनी चाहिए, अब इस्लामाबाद के साथ भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत कुछ सहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी ये कहना है कि हम अपनी बात रखने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, उनका क्या एजेंडा होगा वो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना एजेंडा लेकर वहाँ पे जा रहे हैं और अपना एजेंडा उनके सामने पेश करेंगे कि हमें क्या बात करनी है। इसका यही मतलब है कि हिलाल कि जो भी PAGD का मकसद है, जिस चीज़ के लिए PAGD बनी है, अभी ऐसा लग रहा है कि PAGD उसी अपने कॉल फेल पर अभी भी है और वही बात लेकर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ इस मीटिंग में। देखिए रूफ अपने आप को कहीं ना कहीं PAGD की जो जितनी भी पार्टी हैं उन्होंने अपने पक्ष को बचाया है कि अगर ये बातचीत फेल भी होती हैं तो फिर वो आवाम के सामने कम से कम ये चीज़ लेकर आ जाएंगे कि हमने अपने मौक़िफ़ की बात की, हमें उनका एजेंडा पता नहीं है। ये तो अभी तक तय हुआ है, लेकिन जहां महबूबा मुफ्ती ने आज ये जिक्र किया कि कैदियों को CBMs के तहत जो एतमाद साजी के इक़दामात है उसके तहत कुछ कैदियों की रिहाई होनी चाहिए थी, और जो कैदी अभी रिहा करने के काबिल नहीं हैं उन्हें कम से कम श्रीनगर के जेलों में मुकीद रखा जाए। तो जब ये बात महबूबा मुफ्ती कहती है तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि कम्युनिकेशन इस मीटिंग से पहले ही नई दिल्ली और महबूबा मुफ्ती के दरमियान हुई होगी, जिसके राव से नईम अख्तर इंद्राबी को रिहा किया जाता है, जिसकी वजह से जो महबूबा मुफ्ती के मामू जान हैं सरताज बंदी साहब, उन्हें रिहा किया जाता है? कहीं आप इसका लिंक उसके साथ तो नहीं जोड़ सकते? देखिए हिलाल, हम यही नहीं कह सकते कि क्या कम्युनिकेशन दिल्ली के साथ हुआ है या कोई इस मामले पे बात चल रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि नईम अख्तर इंद्राबी को जो हाउस अरेस्ट था उनको छोड़ दिया गया है, या उनके जो रिश्तेदार है सरताज मदनी उनको भी रिहा किया गया है, मगर उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ साथ जो बाकी प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करना चाहिए। मतलब जो भी कैदी यहाँ के हैं अगर उनको छोड़ने का वक्त है। सही बात है, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि बैक चैनल एक कम्युनिकेशन हुई होगी जिसकी वजह से इनको रिहा किया गया होगा? इंडिया महबूबा मुफ्ती को भी दिया गया है कि हम आपके घर से ही शुरुआत करते हैं, आपकी पार्टी से ही शुरुआत करते हैं। ये चीज़ तो है, क्योंकि अगर आप टेबल पे आके बात करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि पिछले 2 सालों की बात करें तो मामला ऐसे ही अटका हुआ है। अब यहाँ पे जो सियासी लीडरान को अगर आप टेबल पे मदऊ कर रहे हो तो कुछ ना कुछ खैर सगाली के तौर पे तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप इनिशिएटिव लेते हैं। देखिए मरकजी सरकार ने इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव के साथ 2-3 चीज़ें तो पहले ही हुई है, और अब आने वाले दिनों में क्योंकि 24 के बाद ही पता चलेगा क्या कुछ मिलेगा, मगर ऐसा नहीं लग रहा है कि PAGD सिर्फ
स्टेट हुड या इलेक्शन के लिए इस मीटिंग में जा रही है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, क्योंकि अभी भी कियास और कंफ्यूजन बराबर चल रहा है। क्योंकि नहीं वो लगातार बराबर है। गुलाम नबी आजाद जो साबिका वज़ीर आला, उन्होंने कहा कि स्टेट हुड, फुल स्टेट हुड तो कंफर्म है, मतलब ये सारे लीडरान जानते हैं कि स्टेट हुड तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। अब जो बात रखनी है मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ या बाकी जो वहाँ पे जो मिनिस्टर होंगे या होम मिनिस्टर होगा, उनके साथ बात रखनी है कि जम्मू कश्मीर ने जो कुछ खोया है 5 अगस्त को, वो सब कुछ वापस दिया जाए, चाहे तरीक़ेकार दूसरा ही क्यों ना हो, मगर वो वापस मिलना चाहिए। इस मामले पे बात हो। लेकिन रूफ, आइंदा कुछ महीनों के अंदर यूपी के अंदर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत कुछ स्टेक पे है। पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी अभी कंट्रोवर्सीज की शिकार है, तनकीद का निशाना बन रहे हैं, इकोनॉमी लॉस हो गई है, कोविड ने बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया है, जो रोज़गार है वो जॉब लॉसेस पूरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट से भी हैं कि आइंदा कुछ वक्त में भी जो आईटी सेक्टर को लेकर लाखों और करोड़ों जॉब्स जो है वो चले जाएंगे। और इस माहौल के दरमियान क्या आपको लग रहा है कि 370 पर बात होगी, और फिर जो 370 के मद है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए जा सकते हैं, 35A की जितने भी मुराद हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नवाजा जा सकता है? तो क्या इस तरह का कुछ माहौल नज़र आ रहा है, या कि फिर ये बिल्कुल दीवाने का ख्वाब ही लग रहा है? देखिए हिलाल, अगर हम यहाँ की लीडरशिप की बात करें, अगर यहाँ की लीडरशिप ने इनिशिएटिव लिया होगा, मरकज़ के साथ बात की होगी या कहीं मामला उठाया होगा कि बात की जाए जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो हम कह सकते थे कि नहीं, अभी मरकज़ ने कुछ माइंड नहीं बना लिया है, क्या कुछ हो सकता है, मीटिंग के ज़्यादा कुछ हासिल नहीं है। मगर जो इन्विटेशन है, जो दावतनामा है, वो मरकज़ी सरकार की तरफ से, वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है। यानी प्राइम मिनिस्टर ने जब दावतनामा भेजा होगा तो ज़रूर उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, अब ना जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि 2019 से लेकर अभी तक यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ के लोगों के मसाइल है, यहाँ के लोगों के मुश्किलात है। तो ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्राइम मिनिस्टर के जहन में ये सारे मामलात हैं। एक तो ये, दूसरा बाज़ हल्के ये भी कहते हैं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हुआ है पूरे इंडिया पर, वज़ीर आज़म पर, जिसकी वजह से अब ये कुछ दिया जा रहा है, और इसमें जो फ्रंट लाइन पार्टीज आ रही हैं तो वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ही आती हैं। क्योंकि कुछ बाज़ हल्के ये भी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान पर दबाव नहीं होता तो शायद यूरोपियन डेलीगेशन यहाँ पर नहीं होते, अगर दबाव नहीं होता तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स को लेकर वो नहीं आते, अगर दबाव नहीं होता तो उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट का जो डेलीगेशन है उनकी जानब से जो रिपोर्ट्स आई हैं तो ये नहीं होता, और उसके साथ साथ अमेरिकन कांग्रेस की जानब से रिपोर्ट्स आई हैं। ये सब जब मिलाते हैं तो उसके बाद हल्के ही कहते हैं कि हाँ, ये एक प्रेशर है, और साथ ही साथ इसमें यूनाइटेड अरब इमारात और सऊदी अरब को भी उसमें इंटरवीन करने की बात की जा रही है। तो इसका कोई एंगल कहीं पर नज़र आ रहा है कि आप बेनिफिशरीज यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है? देखिए, एक एंगल से अगर हम बताएं तो वहाँ से दावतनामा आना हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है या सियासी मुबसरीन जो बात कर रहे हैं कि ना कहीं जो इंटरनेशनल प्रेशर है, और दूसरे ममालिक जो भारत के साथ बिजनेस कर रहे हैं, जिनके ताल्लुकात हैं, वो जोर लगा रहे हैं कि नहीं, आपको जम्मू कश्मीर का मसला हल करना होगा, और जो अभी वहाँ पे हालात है उन हालात को ईज आउट करने के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना होगा। जिन ममालिक के साथ करीबी राब्ते में भी जो हिंदुस्तान है, जिनके साथ जो राब्ता है, बिजनेस का राब्ता है, वो ममालिक भी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। ये तो सियासी मुबसरीन भी कह रहे हैं, और जो इंटरनेशनल मीडिया की बात भी है वो भी ये कह रहा है कि नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर के है, और जिसकी वजह से ये इजलास जो है ये बुलाया जा रहा है। अब इजलास किस तरीके से बुलाया जा रहा है, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर हो या मरकजी सरकार या प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने तरीके से अब जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर देखना चाहते हैं, मगर दावतनामा जो है वो दिल्ली से आया है, यहाँ की लीडरशिप ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, दिल्ली से आया है। तो उससे यही उम्मीद है यहाँ की लीडरशिप से कि स्टेट हुड और जो इलेक्शन है उससे बढ़कर ही कुछ मिलने वाला है। ये इस तरह की चीमागोया है या इस तरह का अंदेशा है कि शायद के जो आर्टिकल एब्रिगेशन या 35A है उसको कहीं और तरीके से जोड़कर ही मामला जो है हो सकता है। चले रूफ, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और पूरी एनालिसिस देने के लिए। यानी अभी तक लोग तज़ब्ज़ुब के ही शिकार हैं, अभी तक वाज़िया कुछ नहीं है। 24 की जब तारीख होगी और उसके बाद जब मीटिंग होगी और उसके बाद जो बयानात चाहे सेंटर से या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से सामने आएंगे, और उसके बाद ही जो तस्वीर है उसका रुख पता चल सकता है। और तब तक ये अंदाजे ही हैं, ये अटकलियाँ ही हैं कि इसमें क्या बीजेपी की इंटरेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरेस्ट है, या इसमें इंटरनेशनल दबाव है, या कि फिर रिक्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर से ही चली गई है। ये तो अब 24 के बाद ही पता चल सकता है।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात करते हैं कम्युनिटी स्कूल्स के या कम्युनिटी क्लासेस के, क्योंकि एक तरफ ऑफलाइन क्लासेस मुकम्मल तौर पर बंद है पिछले साल से ही, और इस साल कुछ दिन तक के ऑफलाइन क्लासेस चले जब स्कूल बच्चे चले गए थे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही जब कोविड का कहर बढ़ने लगा, कोविड की रफ्तार बढ़ने लगी, तो उसके बाद स्कूलों को बंद ही करना पड़ा। ऑनलाइन क्लासेस भी जारी हैं, लेकिन बेशतर बच्चे ऐसे हैं दूर दराज इलाकों में कि जो ऑनलाइन एक्सेस जिन्हें नहीं है या ऑनलाइन क्लासेस जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। उस ऑनलाइन क्लास का इम्पैक्ट कितना होगा वो बच्चे ही जानते हैं और उनके पेरेंट्स भी जानते हैं। लेकिन सरकार का एक इनिशिएटिव या एक डिसीजन जो कुछ ही दिन पहले हमने बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी देखा, और यहाँ पर भी ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें इंटरनेट एक्सेस नहीं है या जो ऑनलाइन ये एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अब कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए गए हैं। कहाँ कहाँ ये क्लासेस शुरू किए गए, कितने जोन्स में ये शुरू किए गए हैं, ये जानने के लिए इस वक्त बडगाम से हमारे सीनियर नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ डार हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि बडगाम में आज स्कूल इंतजामिया की जानिब से ये कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए गए थे, कहाँ कहाँ ये क्लासेस जारी थे, किस तरह का जो इम्पैक्ट है और किस तरह का रश इन क्लासेस में देखा गया? अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो लगातार 5 अगस्त के बाद अगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर कहीं पर पड़ा, जो हमारा फ्यूचर है यानी एजुकेशन सेक्टर, वो कहीं ना कहीं मुतासिर ही रहा, चाहे वो कोविड की वजह से हो या और कोई वजह से। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की जब हम बात करते हैं तो दूर दराज इलाके, चाहे वो खान साहब हो, सारी शरीफ हो, चाडूरा हो या मागाम साइड के जो खाग एरिया हो, कहीं ना कहीं उन एरियो में जो है हम देखें कम्युनिकेशन बहुत कम होती है, यानी नेटवर्किंग बहुत कम होती है। तो वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस अगर देखे जाते हैं तो वहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी बात है कि जो ये लोग हैं वो गरीबी की सतह के नीचे लोग हैं, उनके पास उस तरह की फैसिलिटी, चाहे मोबाइल फैसिलिटी की जब हम बात करते हैं यानी एंड्रॉयड फोन, वो उनके पास नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट अब ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार कैसे इन बच्चों को एकोमोडेट करे। तभी ये डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने एक फ़ैसला लिया और जो एजुकेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी वहाँ बड़ी ताजुब की बात है अशरफ की 2 साल के बाद डिपार्टमेंट को ये चीज़ें याद आ गई। इससे पहले क्या उनके जहन में ख्याल नहीं आया कि इस तरह के क्लासेस शुरू किए जाते, कम से कम जिन बच्चों को एक्सेस नहीं है इंटरनेट की या जिन्हें इस तरह के स्मार्टफोन्स नहीं है, वो इस तरह की एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई सबील नहीं की गई? नहीं, इससे पहले अगर लास्ट ईयर की बात करें तो कई जगहों पर तो बडगाम चीफ एजुकेशन ऑफिस की तरफ से तो कई जगहों पर ऐसे क्लासेस शुरू कर दिए गए थे, मगर फिर जब कोविड की रफ्तार ज़्यादा बढ़ गई तो उसके बाद फिर सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं डिजास्टर के, वो उसने ऑर्डर निकाला कि कहीं पर इस तरह की स्कूलिंग नहीं होनी चाहिए। अब डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर एक परमिशन लिया है, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी हो या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बडगाम से एक परमिशन लिया है कि इन जगहों पे हम स्कूल उसको जो है कम्युनिटी। अशरफ, आज जो ये क्लासेस शुरू हुए तो किस तरह का रुझान आपने देखा? क्या बच्चे आए थे इन क्लासेस में? हाँ, ज़रूरी बात है। हिलाल हमने बच्चों से जब बात की, काफ़ी खुश दिखे बच्चे। उनका कहना है कि ये एक अच्छी पहल है एजुकेशन डिपार्टमेंट की कि इन बच्चों को तालीम देना। कहीं ना कहीं बच्चों में काफ़ी ज़्यादा खुशी थी और वो खुश थे कि हमारे जो क्लासेस शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, उन बच्चों में हमें एक चीज़ ज़रूर देखने की, उनका ये कहना है कि करीबन 2 या 3 साल से लगातार जो हमारी एजुकेशन मुतासिर हुई थी, अब जब एजुकेशन डिपार्टमेंट इस तरह के कदम ले रहा है और खासकर हम गरीब बच्चों के लिए इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों में खुशी दिखी। चले अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों में काफ़ी खुशी पाई जा रही थी क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस कम्युनिटी बेस पे अब शुरू हो चुके हैं। खासतौर पर बडगाम के अंदर अलग अलग जोन्स में इस तरह का क़याम अमल में लाया गया है। इससे पहले भी सरकार की जानब से इस तरह के इक़दाम उठाए गए थे, लेकिन जब कोविड की सूरत हाल बढ़ गई, शिद्दत बढ़ गई, तो उसके बाद उन क्लासेस को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानब से बंद ही करना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल सरकार ने ही इनिशिएटिव लिया है और अब देखने वाली बात होगी कि ये कब तक जारी व सारी रहेंगे। नाज़रीन, आप जानती हैं कि पिछले कुछ वक्त से हमने देखा न सिर्फ ज़िला बडगाम के अंदर बल्कि मुतअद्दिद डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जंगली जानवरों का बस्तियों की तरफ रुख करना वो अब मामूल बन चुका है। न सिर्फ इतना, कई एक जगहों पर इंसानी जानें भी तलफ हुई हैं, इंसान भी टारगेट बने हैं या जो जंगली जानवर है उनके निशाने रहे। न सिर्फ इतना, बल्कि आज जो टंगमर का इलाका जिसे रंबीपुरा कहते हैं, रंबीपुरा टंगमर कुंजर में दौरान शब किसी जानवर ने, जंगली जानवर ने बस्ती में आकर 20 के करीब जो भेड़ है उनको खा लिया, उन्हें हलाक कर दिया है। और ये रातों रात एक ही घर के अंदर जो गाँव खाना था या जहाँ पर ये शीप फार्म था, वहाँ पर वो चला गया जहाँ पर उनने 22 शीप्स को
अपना निवाला बना दिया और 22 के 22 जो है वो हलाक हुए हैं। काफ़ी नुकसान मज़कूरा शख्स, इसका नाम मेराजुद्दीन बताया जा रहा है, उसका हुआ है। ये दौरान शब हुआ है और वो बाकी घर वाले नींद में सोए हुए थे, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवर ने उनके घर में ही कहर डाल दिया था। मेराजुद्दीन अहमद ऋषि, सन ऑफ खजर अहमद ऋषि, सकिन रंबिलपोरा बाला तहसील कुंजर, कि वनकस ज्यादा से ज्यादा बेकारी जबरदस्त तो कुनमुत अत मे मोबाइल कि मर तम तम हेतम तीर पन्नी बेकारी मूजूब। अमिस कोर 2-4-5 लड़के पड़के कहें तो पान कुन युत कर दोकशी टाइम पासा। वही गई बदकिस्मती, आज खाल वापस तीर जंगल ये रात मह सद्या सह तो गानस मज तो अमिस मूद तीर 22 मरनस सहन, अख जख्मी तो 22 डेड। दिमाग वनस सिर्फ मेराजुद्दीन अहमद ऋषि, अमिस बिचारस गो नुकसान जबरदस्त। ये गांव वनस वदान अम सद खतर, अमिस बिचारस करो मदद, इन कोर थो अथ पे, यम कोर वनस मज अथ दरित, ये खतर अगर कह मदद करो अल्लाह ताला करे तथ मदद। नज़ीर, पूरे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। न सिर्फ इतना बल्कि बाज़ार से जो कुछ भी आप खरीदेंगे तो अभी जो रेट्स हैं वो आसमान को छू रहे हैं और आम इंसान के बजट से कोसों दूर है। और ख़ास तौर पर जब से पेट्रोलियम मसनूआत की जो रेट्स है वो बढ़ गई हैं, तब से ड्राइवर साहिबान काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ कोविड-19 और कोविड-19 के साथ साथ जो गाइडलाइंस दी गई है, उन गाइडलाइंस और SOPs के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये ऑर्डर अभी भी नाफिजुल अमल है कि 50% सवारियाँ ही जो गाड़ी वाले हैं वो कैरी कर सकते हैं। लेकिन ड्राइवर साहिबान का मानना है कि एक तरफ 50% और उसके साथ साथ जो रेट्स है पेट्रोल की वो 100 के पार चले गए हैं, डीजल के रेट्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इस ज़मन में उन्हें एक पैसेंजर के साथ डील करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जा रहा है और उसके साथ साथ कमाई का अल्लाह ही हाफिज़ है। मुख्तलिफ इलाकों से यानी बानिहाल से लेकर बारामूला तक मुख्तलिफ इलाकों में ड्राइवर साहिबान का यही ख्याल है और ड्राइवर साहिबान मज़ीद क्या कहते हैं आइए आप भी देखिए। तेल की महंगाई आप देख रहे हैं, तेल कितना महंगा हुआ है, 100 से अबो हो गया है, छलांग मारी 100 सेंचुरी से ऊपर हो गया है जी। ये हमने पहली बार, मुझे 40 साल मैंने गाड़ी चलाई, मैंने आज तक इतनी महंगाई कहीं नहीं देखी है जो आज चल रही है तेल के बारे में ट्रांसपोर्ट के साथ। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि यहाँ किराया तो वही है जो पहले 2 साल पहले था। किराया जो बढ़ाया था लोगों ने, सरकार ने, इसका भी आप सरकार कोविड की वजह से हमें पुलिस कहती है कि आप सवारियाँ हाफ बिठा दो, जितनी पास है उसका निसब बिठा दो, चाहे 5 है, किसी के 8 है, किसी की 10 है, उसमें 5 ही बिठानी है। मगर 5 बिठाकर फिर भी पुलिस हमें तंग करती है, बोलती है ये नहीं चलेगा, 3 सवारी बिठाओ। हम जब किराए की डिमांड करते कहते हैं RTO से या ट्रांसपोर्ट कमीशन से बात करो, कहाँ जाएंगे हम, ये ट्रांसपोर्टर कहाँ जाएंगे बेचारे, इनका तो तेल का खर्चा भी पूरा नहीं होता है। ये सब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं लड़के सब पढ़े लिखे लड़के हैं, इनमें 1-2 लड़के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ ग्रेजुएशन की हुई है इन्होंने, सब 10+2 उससे कम कोई नहीं है। अब बेचारों ने रोजगार अपना कमा रहे थे, अपनी गाड़ी चला ली थी, इन्होंने अपना कर्जा लिया हुआ था बैंकों से, कर्जा नहीं उतर रहा है इन लोगों का, क्योंकि महंगाई ने इतनी कमर तोड़ के रखी है, उठने के काबिल नहीं है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस तेल की महंगाई को कुछ रेट डाउन कर दे ताकि ये लोग भी जी सकेंगे। नज़र आखिर पर बात करते हैं सिर्फपुरा गांदरबल इलाके का। ये इलाका ज़मींदारी के लिए या एग्रीकल्चरिंग के लिए काफ़ी मशहूर और मारूफ है, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी हो बेशतर ज़मींदारी या एग्रीकल्चर फार्मिंग पे ही ज़्यादा मुनहसर हैं। धान की फसल हो या इसके साथ साथ सब्जियाँ इस इलाके में ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन इसी इलाके में सिंचाई के लिए पानी दस्तयाब नहीं है। इरिगेशन कैनाल्स तो है लेकिन इरिगेट करने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है। काफ़ी लोग परेशान हैं और मकामी लोगों का मानना है कि उन्होंने ये मामला इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ भी उठाया था, लेकिन अभी तक उनके इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उनके ज़मीन की सिंचाई के लिए यहाँ पानी को बंदोबस्त किया जाए ताकि उनकी फसलें बच सकें, क्योंकि इस इलाके की बेशतर आबादी इसी खेती बाड़ी पर ही मुनहसर है। ये इलाका शेर पत्र सोरे दरमदर जमींदारी पे दान फसलस पे, चूंकि तुम वुचान वनस वो तुम इरिगेशन हाल क्या आब जुरान दान जमीनस कहें,
ये जन अस वुचो अस कनाल बड़ कनाल ये जन शेर पथरी कनाल वन सह आय जाय जाय आज तथ इनक्रोचमेंट कर सह आव खेन तथ आव यह कब्जा कर नाजायज कब्जा कर तो वनकस आब हजुरान की पैदावार फसल दाँ फसल अत ये यम सात वनकस वक्त पे आब हन आसे तो यह फसल दी है वनकस निंद कर निंद हेकान कर कहें खाद छको सह कत छको ये जन आब वनकस निंद करो वनकस आब की मेहरबानी कर गुजारिश कर अल्लाह हुकूमत खुश इरीगेशन वाले तम दिन योकुन तवज्जो कि आब क्या वक्त पे जमीन अत दिन अगर गांधरबल सरसी कश्मीर नस्फ कश्मीर आब दिवान मगर इलाका शेर पथरी जन वो यह सारे खुद सेंडस ये अत आब तो बाकी इलाकन क्या हेको वन। तो नाज़रीन ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।